तो आज 14 अगस्त की न्यूज़ शुरू करते हैं अपन। आज देखो ना, बेसिकली अगर न्यूज़ में कहा जाए तो क्या क्या चीज़ें आई हैं। एक तो स्क्रैप पॉलिसी वाली बात आई है। दूसरी, जो पोल्ट्री फार्म्स में जो लगातार घटते, मतलब एक तरीके से जो नुकसान हो रहा है उनको उनको लेके एक न्यूज़ आई है। एक जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बन रहा है, जहाँ जो वहाँ पे टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, उसकी न्यूज़ आई है। एक स्वच्छ सर्वेक्षण को लेके न्यूज़ आई है। एक एनसीपीसीआर की न्यूज़ आई है। और एक पॉस्को से रिलेटेड न्यूज़ आई है, जो कांग्रेस के और राहुल गांधी के अपन लोगों ने देखे ना कि अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। तो वो सब पॉस्को और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वजह से किए गए हैं। इन सब को लेके न्यूज़ आई है। तो ये मेन मेन न्यूज़ है, और जो भी है वो सब अपन कवर करेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। एक आई है सबसे पहले तो तालिबान को लेके, क्योंकि तालिबान ऑलमोस्ट आजकल रोज पेपर में बना हुआ है हम्म, कि तालिबान ने ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान पे, पूरा नदन अफगानिस्तान और नीचे भी जो कतर वगैरह से लगा हुआ जो साउदर्न अफगानिस्तान है, उस पूरे पे ही कंट्रोल कर लिया है। बचा रह गया है केवल सेंट्रल का पार्ट और काबुल वगैरह का पार्ट। वो भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में वो कंट्रोल कर लेगा तालिबान। बाय द वे, अभी ब्रिटेन हुआ, यूके हुआ, या अमेरिका की बात कर लें, वो लोग अपने फोर्सेस भेज रहे हैं तालिबान में। बट अब वो तालिबान को हटाने के लिए नहीं भेज रहे अफगानिस्तान में। वो केवल अपने ऑफिशियल्स को वहां से निकालने के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने फोर्सेस हम्म, भेजी इसलिए कि यूएस के जो लोग अभी अफगानिस्तान में हैं उनको निकाल लिया जाए, दैट्स ऑल। अब वो तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं। और हम्म, देखा जा रहा है जैसी हालत चल रही है, अगले 2-3 महीने में तालिबान पूरे पे टेक ओवर कर लेगा अफगानिस्तान को। ये तो है फर्स्ट न्यूज में। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है तमिलनाडु सरकार को लेकर। भारत में पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है तमिलनाडु सरकार, जिसने सच में पेट्रोल को लेकर कुछ सोचा। क्योंकि देखो, पेट्रोल पे क्या 3 ड्यूटीज लगती हैं। एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक केंद्र सरकार का टैक्स और फिर राज्य सरकार का टैक्स। ऐसे पेट्रोल का टोटल प्राइस बनता है जाके। तो इम्पोर्ट ड्यूटी और केंद्र सरकार का टैक्स तो पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार का टैक्स राज्य सरकार खुद से कम ज्यादा कर सकती है। तो तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने पेट्रोल पे 3 रुपए वैट कम कर दिया है। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो कम कर दिया है। हम्म, और अगर वैसे बेसिकली बात की जाए ना, कि 3 रुपए कम करने से उसको साल में 1100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। क्योंकि अगर राज्यों की कमाई की बात की जाए ना, तो तकरीबन तकरीबन तमिलनाडु सरकार को 22 से 23 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं केवल और केवल पेट्रोल के टैक्स से। तो ये 3 रुपए हम्म, कम करने से उसको 1100 करोड़ का नुकसान होगा। और केवल इन्हीं वजहों से अभी तक पेट्रोल और अल्कोहल, इन चीजों को जीएसटी में नहीं डाला गया है। क्योंकि अगर इनको जीएसटी में डाल दिया जाए ना, तो अभी पेट्रोल और डीजल गिर के तुम्हारे 60 रुपए या 65 रुपए पे आ जाएंगे। क्योंकि फिर 28% मैक्सिमम स्लैब होता है जीएसटी का, उससे ऊपर लगा ही नहीं सकते। तो हम्म, इस वजह से इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, पेट्रोल अल्कोहल इन चीजों को, क्योंकि इन पे जितना चाहे राज्य और केंद्र सरकार उतने टैक्स लगा सके। दैट्स ऑल, इसमें तो यही था। हम्म, अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है द हिंदू में 12 नंबर पेज पे। एक इंट्रानेशनल वैक्सीन को लेके आई है कि इंडिया में जो भारत बायोटेक है, जो कोवैक्सीन बनाती है, उसको छूट मिल गई है इंट्रानेशनल वैक्सीन को ट्रायल करने के लिए इंडिया में। इंट्रानेशनल क्या है ना, कि तुम्हें वैक्सीन कर दिया जाएगा, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक से ही तुम सूंघ लोगे, या नाक से ही तुम्हें वो तरल पदार्थ टाइप का हुआ करेगा, उसको अगर तुमने खींच लिया तो तुम वैक्सीनेटेड हो जाओगे तुरंत। और इंटरनेशनल वैक्सीन का इंडिया में अभी ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है भारत सरकार ने, भारत बायोटेक को। बाय द वे, ये पहली वैक्सीन नहीं जो इंटरनेशनल है। अमेरिका में भी इंटरनेशनल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है लगातार। और जहां तक है कि इंटरनेशनल वैक्सीन अपन लोगों को अगले 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगी बाजार में। हम्म, एक नेक्स्ट न्यूज आई है गोदरेज को लेके, कि जो गोदरेज के अभी एमडी और सीएमडी थे, वो अभी तक आदि गोदरेज थे। अब आदि गोदरेज की जगह नादिर गोदरेज हैं, जो उनके ही लड़के हैं बाय द वे। तो हम्म, अब वो गोदरेज इंडिया के नए एमडी बन जाएंगे, गोदरेज इंडस्ट्रीज के। दैट्स ऑल, हम्म, इसमें क्या रहता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पोल्ट्री फार्म्स को लेकर। हुआ क्या ना, पोल्ट्री फार्म्स जब भी अपन चलाते हैं ना, तो पोल्ट्री फार्म्स में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, तकरीबन 60 से 65% खर्चा केवल इसी का आता है कि मुर्गियों हुआ या पिग्स हुए, जिनको भी अपन, जिसका भी पोल्ट्री फार्म चला रहे हो, उनको खिलाने पिलाने का। साठ हम्म, 65% खर्चा केवल जानवरों को खिलाने पिलाने का आता है पोल्ट्री फार्म्स में। बट अभी क्या हुआ ना,
जैसे मुर्गियों की अपन बात कर लें तो मुर्गियों को ज्यादातर सोयाबीन वगैरह खिलाया जाता है, वो उनके लिए बेस्ट होता है। बट सोयाबीन की प्राइसेस 36 रुपए थी, जो एक साल में 96 रुपए हो गई हैं अभी। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई है। तो और दूसरी तरफ अपन देखते हैं ना, जब कोरोना हुआ तो मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे फैल गए कि नहीं, अपन लोगों को मुर्गा मांस मच्छी नहीं खाना है, बाहर की चीज, पहले तो बाहर की चीजें नहीं खानी है, उस वजह से उनका मार्केट गिरा। फिर मुर्गा मांस मच्छी इन चीजों को खाओगे तो कोरोना जल्दी होता है, ये होता है वो होता है, अंडा खाओगे तो जल्दी होता है। तो ऐसे जो सेंटिमेंट्स मार्केट्स में फैले हुए हैं, दूसरा इधर कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। इन दोनों की वजह से ना पिछले एक साल में 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पोल्ट्री इंडस्ट्री को इंडिया में। ये रिपोर्ट है द हिंदू में छपी हुई है। और अब इसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने, अब देखो, सोयाबीन इंडिया में मिलना सस्ता मुश्किल है क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है और सारी चीजें। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया होता है, जो जीएम सोया कहते हैं अपन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है ना, किसी बीज को या किसी भी खाने वाली चीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है तो वो ज्यादा दिन तक अच्छा बना रहता है, उसमें ज्यादा पोषण तत्व आ जाते हैं, ज्यादा जल्दी उगता है। जैसे मान लो पेड़ है तो उसको थोड़े बहुत वातावरण के चेंजेस से नुकसान नहीं होगा, मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है लैब में उसके बीज को। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज है, जब अपन जीएम क्रॉप की बात करते हैं तो इंडिया में जीएम क्रॉप बैन है बाय द वे। कुछ 2-3 ही क्रॉप है जो जीएम क्रॉप तुम इंडिया में उगा सकते हो। अगर उनके अलावा तुम कोई भी उगाते हो इंडिया में तो तुम्हें 5 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अभी पोल्ट्री फार्म की इतनी बुरी हालत देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जो जीएम सोयाबीन है उसको अगर इंपोर्ट करेगा कोई भी किसान तो हम उसको इंपोर्ट सपोर्ट देंगे, कि मतलब सपोर्ट देंगे जिससे वो इंडिया में पाए जाने वाले सोया से ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा कंपैरेटिवली, अगर कहा जाए तो बाहर से मंगाएंगे क्यों, तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सिंपल सी बात है। बट अब वही कहा जाता है, इसके रिpercussions भी हो सकते हैं रघु, क्योंकि अगर मान बाहर से मंगाया, उनको तो मुर्गियों को खिलाओगे और वही अंडे वगैरह और मांस उनसे ही मिलता है तुम्हें। मानो जो जीएम मॉडिफाइड सोया तुमने कहीं गलत जगह से मंगा लिया, जिसको गलत तरीके से मॉडिफाइड किया हुआ होता, या उसमें कोई जीन्स में कुछ मिसमैच रह गया या कुछ भी हो गया, तो मुर्गियां गलत चीज खाएंगी, उनको इंसान गलत खाएंगे, और आगे कहां तक वो चीज फैल सकती है ये सोचो एक बार। अगर कुछ गलत या कोई बीमारी या कोई भी चीज अगर गलत उसमें चली आई तो इन्हीं वजहों को सोचते हुए अपनी केंद्र सरकार ने इंडिया में जीएम क्रॉप्स बैन कर रखे हैं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी कुछ चीजें, जैसे पहला अगर जीएम क्रॉप की बात की जाए तो इंडिया में पहला जीएम क्रॉप जिसको ऑफिशियल किया गया था वो था बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन था जिसको, जो पिंक वुलवॉर्म बनती है जिससे, तो वो है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन ऐसा पहला जीएम क्रॉप था जो इंडिया में अलाउ किया गया था। और अभी हाल में कहा जाए तो इंपोर्ट करने के लिए जो जीएम सोया है उसको अलाउ कर दिया गया है। दैट्स ऑल, ये है पूरे इस न्यूज में। एक स्पोर्ट्स से न्यूज आई है कि जो डेनरबी हैं उनको सीनियर वुमेन जो नेशनल टीम है अपनी, उसका हेड कोच बना दिया गया। ओके, दैट्स ऑल, बस इसमें इतना ही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है स्क्रैप पॉलिसी को लेके, ऑलमोस्ट हर पेपर में आई है ये। तो पीएम ने ना कल इंडिया की स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। स्क्रैप पॉलिसी क्या है? कोई भी सरकारी वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराना है और कोई भी प्राइवेट वाहन जो 20 साल से ज्यादा पुराना है, उनको स्क्रैप करवा दिया जाएगा। और उनका 5%, अगर वो अनफिट है तो उनको स्क्रैप करवा दिया जाएगा। और जो भी कंपनी या जो भी संस्था उसको स्क्रैप करेगी, वो उस गाड़ी की तकरीबन 5% वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड करवाएगी स्क्रैप करने के बाद। अब इससे क्या होगा ना, जो भी बंदा अपने वाहन को स्क्रैप करवाता है उसको सरकार रोड टैक्स में छूट देगी, सरकार रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देगी, ऊपर से स्क्रैप करवाने पे तुम्हें उस वाहन की टोटल कॉस्ट का 5% भी मिलेगा। तो अगर तुम नई गाड़ी खरीदते हो, सिंपल सी बात है, अगर तुमने अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाया है तो तुम्हें नई गाड़ी पे तकरीबन 15 से 20% सस्ती पड़ेगी तुम्हें नई गाड़ी, अगर तुमने पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाया तो। अब क्या है ना, स्क्रैप करवाना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अपन देखते हैं लोग घसीट रहे हैं 20 पीस, एक गाड़ी ले लिए, उन्होंने तो सोच लिया भाई हमारे परिवार में तो यही गाड़ी रहेगी, 20 पीस
30-30 साल तक घसीट रहे हैं, अनफिट हो जा रही है, काला धुआं छोड़ रही है, फिर भी वो घसीट रहे हैं। देखो ये एक वॉलंटरी स्कीम है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि घर से पकड़ पकड़ के तुम्हारी गाड़ियां खींच ले जाएंगे, स्क्रैप कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, वॉलंटरी स्कीम है, तुम खुद चाहो तो करवा सकते हो। बस होगा क्या ना, ये इंटरनेशनली अपन लोगों ने देखा है कि जब भी स्क्रैप स्कीम शुरू की गई थी इंटरनेशनली किसी भी देश में, तो उस देश में कंपेरेटिवली हुआ क्या है, चाहे अपन इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज होती है उनको फायदा हुआ है इससे, स्क्रैप हुए हैं तो टोटल इन्वायरमेंट का फायदा हुआ है, जो लोग हैं जिन लोगों ने स्क्रैप करवाई है उन लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को नई गाड़ियां खरीदनी थी तो उनको 15-20% तक का छूट मिल गया उसमें। तो इन सब चीजों को देखते हुए स्क्रैप पॉलिसी लेके आई गई है इंडिया में। अब इंडिया में बात की जाए ना, तो इंडिया में तकरीबन तकरीबन 51 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 20 साल से ज्यादा पुरानी है, और तकरीबन 50 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है। मतलब तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ मान लो, तो 1 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है। और उनमें से अगर तुम्हारी गाड़ी फिट है, बाय द वे ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी गाड़ी फिट है तो तुम्हें स्क्रैप करवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बट पता है इसमें भी सरकार ने एक कैच डाल दिया है कि अगर तुम्हारी गाड़ी 20 साल से ज्यादा पुरानी है और अगर तुम फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाते हो या री रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो या कुछ भी करवाने जाते हो, तो सरकार तुमसे 6-7 गुना ज्यादा फीस वसूलेगी। तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि जितने की गाड़ी हुई उससे पता पड़ा उसकी आधी प्राइस तो तुम्हारे सर्टिफिकेशन में ही वसूल ली, तो तुम ऑटोमेटिकली कहोगे कि हाँ भाई स्क्रैप कर दो, वो ज्यादा अच्छा है, मैं नई गाड़ी ले लेगा। तो यही है पूरा इस न्यूज में। बाय द वे अभी अगर स्क्रैप की बात की जाए तो अपने पास में ऐसा इंफ्रा भी नहीं है कि अपन स्क्रैप कर पाए, क्योंकि जो स्क्रैप करने के लिए फैक्ट्रियां चाहिए, स्क्रैप करने के लिए मशीनरी चाहिए, इंडिया में अभी स्क्रैप करने के लिए सही से मशीनरी भी नहीं है। अभी अगर 1000 लोग पहुंच जाए ना कि मेरी गाड़ी स्क्रैप कर दो, तो सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास स्क्रैप करने का भी इंफ्रा नहीं है अभी। तो बस स्कीम लॉन्च कर दी है, क्योंकि इंटरनेशनली सब चीज़ों को देखते हुए और ज़रूरतों को देखते हुए। हाँ कुछ जगह प्लांट हैं स्क्रैपिंग के जो अभी कार्यरत है, अब देखते हैं कैसे आगे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि किसी भी स्कीम को लॉन्च करने से ज़्यादा उसके एग्जीक्यूशन मैटर करता है एट द एंड। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही था। एक न्यूज़ आई है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके जो अभी 2021 में बता ना। देखो दो प्रकार के हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण, लोग सोचते हैं कि एक स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट निकलती है साल में, नहीं ऐसा नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण की कई रिपोर्टें टाइम टाइम पे निकलती रहती हैं। अभी वाटर प्लस कैटेगरी जो होती है ना, कि तुम्हारे यहाँ वाटर का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड वाटर का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कमर्शियल वाटर का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, वाटर रिसाइकलिंग कैसी हो रही है, वाटर सर्टिफिकेशन कैसा हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऊपर से 4 मानक हैं। कौन कौन से? एक तो सर्विस लेवल जो प्रोग्रेस है वाटर की वो कैसी है, सिटीजन्स का फीडबैक कैसा है वाटर को लेके कि तुम्हारे यहाँ वाटर कैसा मिल रहा है, थर्ड के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के वो लोग खुद जाके देखते हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ वाटर का ट्रीटमेंट कैसा है, वाटर सब तक पहुंच रहा है, ये सब चीजें। और चौथा होता है सर्टिफिकेशन, कि जो लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तुम्हारे एरिया में जो पानी पहुंचाते हैं, उनका सर्टिफिकेशन कैसा है, क्या है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य के किसी भी जिले को वाटर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें कहा जाए ना, तो इंडिया में टॉप पे वाटर प्लस कैटेगरी में अगर कोई भी शहर रहा है तो वो रहा है टॉप पे इंदौर, मध्य प्रदेश का। तो इसको लेके, और इंदौर देखा जाए सबसे स्वच्छ शहर भी है और वाटर कैटेगरी में फर्स्ट रहा, तो इसको लेके शिवराज सिंह चौहान ने भी बधाई दी जो मध्य प्रदेश के सीएम है। बस यही आया, दैट्स ऑल, कि वाटर प्लस कैटेगरी होती क्या है, इसके लिए मानक कौन कौन से होते हैं, तो वो 4 मानक कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया। और वाटर प्लस कैटेगरी में इस साल का टॉप शहर है इंदौर। दैट्स ऑल, इस न्यूज में जानने के लिए इतना ही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जिसमें बताया गया कि एनसीपीसीआर ने कहा है कि जो राइट टू एजुकेशन है, कि हाँ SC ST OBC को एक लिमिटेड सीट्स होनी चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, ये अभी तक क्या केवल सरकारी और प्राइवेट स्कूल में ही लागू होता है। लेकिन एनसीपीसीआर ने कहा है अभी कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स है, माइनॉरिटी स्कूल्स कैसे होते हैं, जैसे मदरसे होते हैं या अदर रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, हिंदू रिलीजियस स्कूल्स हुए, इस्लामिक रिलीजियस स्कूल हुए, या कोई भी हुआ, जितने भी छोटे छोटे स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स में भी जो राइट टू एजुकेशन है उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि इन स्कूल्स में भी लागू होगा तो जो बच्चे
केवल इन स्कूल्स में ही जाते हैं, उनको भी सरकार की इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। ये कहा है एनसीपीसीआर ने लागू करने के लिए। अभी लागू हुआ नहीं है, बट सरकार को एक सलाह दी है कि हाँ इसको लागू करना चाहिए। बाय द वे, अगर स्कूल्स की बात करें ना, तो इंडिया में तकरीबन 10 से 11 लाख सरकारी स्कूल हैं जिनमें 13 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं पे अगर प्राइवेट की बात करें तो 4 से 4.5 लाख स्कूल हैं प्राइवेट जिनमें 12 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। मतलब सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, बट अगर पर कैपिटा के हिसाब से निकाले जाए तो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से काफी कम है, बट उनमें फिर भी पर कैपिटा के हिसाब से बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी में 13 करोड़ और प्राइवेट में 12 करोड़, और यहाँ पे स्कूल देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम प्राइवेट। क्योंकि पेरेंट्स की जब बात करते हैं ना अपन, तो पेरेंट्स ज्यादा भरोसा करते हैं प्राइवेट स्कूल पे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा अच्छा होता है इन कंपेयर टू सरकारी स्कूल। इवन दो सरकारी स्कूलों का एक ग्राफ छपा हुआ है आज के पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें दिखाया भी गया है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन लगातार गिरते जा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो किसी एक स्कूल देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपन टैक्स पेयर्स हैं, अपन टैक्स का पैसा देते हैं, और अपन लोगों के जो बच्चे हैं उन लोगों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि वो नहीं करवा रही है। फ्री तो करवा रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रही है, जिस वजह से जो प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास में पैसे हैं वो सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो इतना ही था जाने। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है नॉर्थ ईस्ट से, और वो भी आई है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने अभी जो तवांग है ना, वहां पर तवांग को टूरिस्ट सेंट्रिक बनाने के लिए एक टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये होगा क्या ना, टॉय ट्रेन मतलब एक छोटी ट्रेन होगी जो लोगों को पूरे तवांग के चारों ओर घुमाया करेगी, लेके जाया करेगी, दिखाएगी, अलग अलग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दैट्स ऑल। क्योंकि इंडिया में देखा जाए काफी जगह टॉय ट्रेन चलती हैं, उत्तराखंड में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, यहाँ पे भी चलती हैं, दक्षिण में भी चलती हैं, कर्नाटक वगैरह में। कि टॉय ट्रेन कहती है छोटी ट्रेन होती हैं जिनकी जो केवल उनका काम ही होता है कि तुम्हें उसी स्टेशन से उठाएंगे और उसी स्टेशन पे ऑलमोस्ट छोड़ देती है। 1 या 2 स्टेशन होते हैं, दैट्स ऑल। और उनका काम ही होता है तुम्हें जिस जगह पे वो स्थापित है उस जगह की नेचुरल ब्यूटी या जो सामरिक महत्व की चीजें हैं वो सब दिखाना, टूरिज्म को प्रमोट करना, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ। अब तवांग न्यूज में है तो तवांग अपने लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तवांग से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। तो तवांग की अगर बात करें तो तवांग में इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, और अगर दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री की बात करें तो वो पोटाला लहासा में है, जो तिब्बत में है। बाय द वे, इंडिया की सबसे बड़ी तवांग में है और दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बत के लहासा में है। अब तवांग की बात करें तो तवांग और जो वेस्ट कांगा करके एक है वहां पे स्टेट, उन दोनों के बीच में एक पास है जो उनको जोड़ता है, उसको कहा जाता है सेला पास। कि जो मोनपा जो ट्राइब है, अगर तवांग मोनेस्ट्री की बात की जाए तो जो मोनपा ट्राइब है वो तवांग मोनेस्ट्री में ही रहती है, और वो एक बुद्धिस्ट ट्राइब है। दैट्स ऑल। यहाँ पे अपना ही हो जाता है खत्म। और एक न्यूज और आई है, मतलब इस न्यूज में जाने के लिए इतना ही था। अब एक न्यूज आई है इंडोनेशियन आर्मी, इंडोनेशिया में से, कि इंडोनेशियन जो आर्मी है उसमें अभी तक वुमेन्स को रखने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था, बट वर्जिनिटी टेस्ट किया ना उनके सोशल बिहेवियर को बिगाड़ देती थी अगर कोई वर्जिनिटी टेस्ट में क्योंकि देखो वर्जिनिटी टेस्ट टोटली नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिकली तुम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन वर्जिन है कौन नहीं, तो ये टोटली नॉन साइंटिफिक है। और इसको अभी खत्म कर दिया गया है इंडोनेशिया में, क्या वर्जिनिटी टेस्ट नहीं किया जाएगा महिलाओं का, क्योंकि वही है ना कि एक नॉन साइंटिफिक चीज जो 100% प्रूवन ही नहीं है, उसमें भी अगर कोई महिला फेल हो जाती है तो उसको कल्चरली या सोशली बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ता था, और बहुत सारी चीज और भी बहुत सारे रिप्रेशन थे इन चीजों के। और किसी की भी वर्जिनिटी चेक करना ना करना देखा जाए किसी का राइट नहीं है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है ब्रो, वो कुछ भी करे एक्स वजह। तो इंडोनेशियन आर्मी ने जो वर्जिनिटी टेस्ट करती थी वुमेन्स को अपनी आर्मी में रखना है कि नहीं रखना है इसके लिए, तो वो अब कर दिया है बंद। दैट्स ऑल। इस न्यूज में थी एक आर्टिकल आया है इसको लेके कि जो ट्विटर है, देखो अपन लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है ट्विटर ने
बहुत सारे कांग्रेस के अकाउंट्स ने उनको ब्लॉक कर दिया। इवन दो जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उनका भी जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा। अब ये सब करा क्यों गया है और ये सब किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, कहीं ट्विटर का दोहरा रवैया तो नहीं है, इन सब को लेके आर्टिकल है। तो अपन बात करें ना, एक सेक्शन 23 क्लॉज 2 है पॉस्को एक्ट 2012 में, और एक सेक्शन 74 है जुवेनाइल एक्ट 2015 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो इन दोनों में ये कहा गया है कि किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसी घटना को जिसमें किसी भी बच्चे के साथ में, बच्चा यहाँ पे उनको कहा जाता है जो 18 साल से नीचे से पर, तो किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल हरेसमेंट या किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल क्राइम किया गया हो, तो उसको, उस बच्चे की पर्सनल आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जा सकती। ये उसकी पर्सनल आइडेंटिटी पब्लिक करना गुनाह होगा, और जो भी करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। सिंपल सी बात है। क्योंकि क्योंकि वही है ना कि सामाजिक लेवल पे फिर उसको बहुत बैकलैश झेलना पड़ता है, और वो भी बचपन से ही, जो उसके मेंटल और सोशियोलॉजिकल हर प्रकार से उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसको लेकर अब किया क्या ना, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे जिसके साथ में सेक्सुअल क्राइम हुआ था, उसकी आइडेंटिटी कि वो कहाँ से रहने वाला है, ये वो फलाने ठिकाने, और वो पूरा लिख कर ट्विटर पे डाल दिया था कि यहाँ से रहने वाला है, इसके साथ में ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है बीजेपी के शासन में, ये वो उन्होंने जिस वजह से भी डाला हो। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही फॉर्मर प्रेसिडेंट अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी पोस्ट करता है, तो सिंपल सी बात है काफी लोग उसको रीट्वीट भी करते हैं। तो जैसे ही जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया और राहुल गांधी जिन्होंने उसको डाला था, उन सब के अकाउंट उठा के ट्विटर ने कर दिए हैं बैन। लेकिन अब यहाँ पे वजह क्या है, ट्विटर का कहना यह है कि हमने बैन इस वजह से नहीं किया कि इंडिया में ये सब करना क्राइम है। हमने बैन इस वजह से किए हैं क्योंकि हमारी जो खुद की प्राइवेट एजेंसी है जो आइडेंटिफाई करती है कि ट्विटर पे क्या पोस्ट होना चाहिए क्या नहीं, हमने खुद से अपना जो ऑफिस बना के रखा है, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये चीजें ट्विटर पे नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने इसको ब्लॉक किया है। बट अब पता है, अब यहाँ पे आ जाती है एक प्रॉब्लम रघु, पता है जैसे अभी कुछ दिनों पहले अपन ने देखा था ना कि मई में बीजेपी के जब बहुत से लोग थे, इवन दो बीजेपी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा वगैरह, उन लोगों ने भी काफी चीजें पोस्ट की थी जिसपे मैनिपुलेटेड मीडिया का एक टैग लगा दिया था ट्विटर ने, और काफी बीजेपी के लोगों के भी अकाउंट्स को कर दिया था बैन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, यहां तय किसको करना चाहिए कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या ये कंटेंट ऐसा है जो पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये तय करना चाहिए उस जगह की स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे। लेकिन यहाँ पे तय कौन कर ले रहा है, यहाँ पे तय कर ले रहा है ट्विटर खुद कि हाँ ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे नहीं है और हम बैन कर दे रहे हैं, जो कि गलत है। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये उनकी अथॉरिटी होगी कि वो लोग खुद से तय करें कि जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो खुद से तय करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इवन तो सरकार के रूल्स चाहे ये कहते हो कि हाँ ये बना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो सरकार के रूल्स हो कि ये चीजें इंडिया में नहीं होनी चाहिए, और वो भी सोशल मीडिया अपने पे पोस्ट होने देती हैं, तो ये तय करना सरकार की अथॉरिटी होनी चाहिए, वहां के राज्य की अथॉरिटी होनी चाहिए। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 में जो राज्य दिया हुआ है उससे मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये राज्य की अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसको तय करना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसी चीजें सोशल मीडिया पोस्ट होनी चाहिए कैसी नहीं, और उसके एक्ट्स को जो राज्य ने एक्ट बनाए हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए दूसरी कंपनियों द्वारा, ना कि कंपनी अपने खुद के ऑफिस बना के और खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना के और इंटरनेट पे फॉलो करवाने लगे। तो अभी देखो ये कोई एक पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं है कि हाँ ये कांग्रेस ने सही किया या बीजेपी ने सही किया, इन्होंने गलत किया उन्होंने गलत किया, नहीं, ये एक आर्टिकल इसके ऊपर है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो खुद को अथॉरिटी समझने लगती हैं, और अथॉरिटी समझ के वो उस पर्टिकुलर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कई बार अनदेखा कर देती हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के आगे, जो कि किसी भी देश में किसी भी कंपनी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वही है ना कि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी देश के उस जगह के
ज्योग्राफिकल या कल्चरल लोगों को देखते हुए उस हिसाब से बनाए जाते हैं। वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन उस जगह के हिसाब से बने हुए होते हैं, और तुम अपने इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह फॉलो नहीं करवा सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और अगर करते हो तो कई बार राज्य सरकारें ऐसी कंपनियों को बैन भी कर देती हैं, और किसी भी इंटरनेशनल कंपनी का बैन होना किसी भी राज्य को, किसी भी कंपनी को भी नुकसान पहुंचाता है, इवन तो किसी भी राज्य को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तुम एक इंटरनेशनल चेन ऑफ डेवलपमेंट या इंटरनेशनल चेन ऑफ सोशल मीडिया से टूट जाते हो, जो कि डिजिटल जो युग चल रहा है उसमें ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो दैट्स ऑल, इस आर्टिकल में तो इतना ही था। और आज की न्यूज़ की बात की जाए तो यही न्यूज़ थी जो जानने के लिए जरूरी थी ब्रो।